Hey everyone, this is Akanksha and I welcome you guys to मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज आज भी हम सीपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने प्रेजेंट है और गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके साथ उनके एक्सप्लेनेशंस को भी हम देखेंगे। तो भाई ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। फटाफट से एक बार सारे बच्चों को ये वीडियो शेयर कर दे, जो भी बच्चे लाइव आ गए हैं शेयर कर दे और कॉमेंट करके बता दे कि आप लाइव हैं। मैं सारे बच्चों के कॉमेंट्स देख रही हूँ, सारे बच्चों को मैं देख रही हूँ, ठीक है ना। तो फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दे गाइस, लाइक कर दे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए एक बेहतरीन कोट के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। डोंट गिव अप, द बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। भाई स्टार्टिंग तो सबकी बड़ी हार्ड होती है। अगर आप चलना सीखते हो बचपन में तो भी वो आपको हार्ड ही लगता है, पढ़ना सीखते हो तो आपके जो अल्फाबेट होते हैं वो भी तो हार्ड ही लगते हैं स्टार्टिंग में। तो भाई सब कुछ हार्ड है, स्टार्टिंग में सब कुछ हार्ड है, बट धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना सब कुछ आपको इजी लगेगा, है ना। जैसे कि स्टार्टिंग में जब स्टेयर्स पे आप चढ़ते हो तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वहां चढ़ने के बाद आपको जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होता है और जो टॉप वाला होता है वो भी बहुत ज्यादा आपको क्या लगता है, बहुत ज्यादा आपको हाई लगता है, हाइट पर लगता है, वहां जाने से आपको डर लगता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे चलोगे ना तो वहां तक पहुंच जाओगे। तो भाई सब कुछ स्टार्ट करने से है, सब कुछ स्टार्ट करने से। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो आपको डर लगेगा और लगेगा, लेकिन आप अगर रुक गए तो फिर समझ लो कि आपका फेलियर आपके पास है। अगर आप चल ही रहे हो तो एक बार आप वहां पर पहुंच जाओगे, टॉप पर पहुंच जाओगे। तो स्टार्टिंग सबकी बड़ी हार्ड होती है, वहां से घबराना नहीं है, रुकना नहीं है। अब देखेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस गाइज हम, और फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पैरासेम्बल का, तो फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए सारे बच्चे। After about half an hour on the march, there was a sound of shot nearby. मतलब आधे घंटे के बाद एक जो है साउंड सुनाई पड़ता है आसपास में। Over there, come on, said the sergeant pointing to the sea. We all stopped and listened carefully. We all ran towards the sea. Then we heard the two more shots and a red rocket rose into the sky. Soon we could see the light of torches and hear shouting and splashing. यहाँ बताएंगे क्या कोहेरेंट ऑर्डर होगा आपके शब्दों का, सॉरी आपके सेंटेंसेस का। तो गाइज यहाँ हम देखेंगे कि फर्स्ट आपका जो है सेंटेंस वो आपके सभी ऑप्शंस में है अवेलेबल। तो फर्स्ट ऑप्शन को यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट को, फर्स्ट सेंटेंस को कंसिडर हम करेंगे, ए को कंसिडर करेंगे। अब ए के कोहेरेंट क्या है, बी है, सी है या फिर डी है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि बी है या फिर सी है या फिर डी है, ठीक है ना। तो एक बार पहले तो हम बी को चेक कर लेते हैं। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर ऑन द मार्च देयर वाज अ साउंड ऑफ शॉट नियर बाई। ओवर देयर कम ऑन शेड द सर्जेंट पॉइंटिंग टू द सी। तो वहां से सर्जेंट जो है वो सी को पॉइंट करते हुए बोलता है वहां से कि आ जाइए, वहां से बोलता है कि आ जाइए, ठीक है। तो अब यहाँ एक आधे घंटे बाद एक जो है साउंड आता है शॉट का, और वहां से फिर सर्जेंट पॉइंट करके बोलता है कि वहां से आ जाइए। तो क्या ये बी को कंसिडर कर सकते हैं? एक बार हम सी को भी कंसिडर करते हैं, एक बार सी को भी चेक कर लेते हैं। वी ऑल स्टॉप्ड एंड लिसन केयरफुली। एब्सोल्युटली बी आपका ऑप्शन नहीं होगा। मतलब एक शॉट आता है, नियर बाई सुनाई पड़ता है हमें और हम सब सुन करके क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन हो सकता है भाई, है ना। ए के बाद सी आपका कोहेरेंट है, तो सी कहाँ अवेलेबल है? देखिए फोर्थ ऑप्शन में भी सी नहीं है ना, केवल ए ऑप्शन में है और थर्ड ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में है और थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि सी के बाद ई है या सी के बाद डी होगा। तो सी के बाद अगर हम ई को कंसिडर करें, देन वी हर्ड टू मोर शॉट्स एंड अ रेड रॉकेट रोज इनटू द स्काई। भाई एक और शॉट सुनाई पड़ा तो हम रुक गए, फिर एक और हमें शॉट सुनाई पड़ा और वो जो है रेड रॉकेट रोज इनटू द स्काई, एक और हमें शॉट सुनाई पड़ा। तो एब्सोल्युटली हम सी के बाद क्या करेंगे, ई का यूज करेंगे और यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बस आपको पेयर बना करके चलना है अपने सेंटेंसेस का कि पेयर बन कहाँ रहा है। तो यहाँ पर ए सी ई का पेयर बन रहा है। एक बार बी डी एफ को भी हम चेक कर लेंगे, बी डी एफ, ठीक है ना, BDF। तो अगर हम B को देखें, ओवर देयर कम ऑन सेड द सर्जेंट पॉइंटिंग टू द स्काई। देन हम E को देखेंगे, वी ऑल रन टुवर्ड्स द सी। मतलब जैसे ही सर्जेंट ने पॉइंट किया तो हम वहां उसकी तरफ दौड़ने लगे। एंड F से soon we could see the light of torches and hear shouting and splashing। तो एब्सोल्युटली ये तीनों आपके कोहेरेंट है, तो इसलिए हम इनका
ये मतलब यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा जहां कहीं भी इनका यूज किया गया, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सो गाइस सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा होगा, सी डी या फिर यस सी डी में से हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि ऑप्शंस में हमारे दो ही यहाँ पर हैं सेंटेंसेस, सी या फिर डी। तो अगर सबसे पहले हम सी चेक करें तो सी सेज दैट आफ्टर द इरप्शन ऑफ द पर्टिक्यूटन वोल्केनो फॉर 100 माइल्स नो ग्रीन थिंग नॉट इवन ग्रास कुड लिव। तो यहाँ पर आपने देखा कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पर है, सी ऑप्शन सेज। अब सी के बाद डी एक बार हम चेक कर लेते हैं। द वोल्केनो हैड ब्रॉट कंप्लीट रेन टू 7 विलेज इन द वैली, ठीक है ना। तो डी को भी देख लेते हैं और सी को भी देख लेते हैं। अब देखते हैं कि सी के बाद ए कोहेरेंट है या डी के बाद बी कोहेरेंट है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। सो सी के बाद ए कोहेरेंट है या डी के बाद बी कोहेरेंट है, इसको चेक करेंगे हम, ठीक है। सो अगर मैंने सी के बाद ए को देखा तो सी सेज दैट वोल्केनो की इरप्शन के बाद से जो ग्रासेस थी वो भी क्या हो गई, जल गई। और सी के बाद अगर हमने ए का यूज किया तो this order says that planets on the farms died whenever the wind brought ashes from the volcano. So planets on the farms died whenever, जब भी कभी मतलब वोल्केनो से, जब भी वोल्केनो होता है, जब भी वोल्केनो इरप्शन होता है, तो जब भी हवाएं चलती हैं उस हवाओं से भी फार्म्स के जो भी प्लांट्स होते हैं वो भी सारे के सारे मर जाते हैं, उनकी भी वो भी जो है वो भी खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सी के बाद ए यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है ना कि प्लैनेट्स ऑन द फार्म्स डाइड व्हेनेवर द विंड ब्रॉट एशेस फ्रॉम द वोल्केनो, ठीक है ना। तो सी के बाद ए ही होगा, यहाँ पर दो ऑप्शंस में दिया गया है। एक बार डी के बाद बी को चेक कर लेते हैं। द वोल्केनो हैड ब्रॉट कंप्लीट रेन टू 7 विलेज इन द वैली एंड बी एंड बर्ड्स फेल फ्रॉम द स्काई डाइंग बिफोर दे रीच द ग्राउंड। तो ये भी ठीक है, मतलब ये भी ऑर्डर सही है। एक बार हम चेक करेंगे और अच्छे से, मतलब जो अदर ऑप्शन है उनको भी चेक करेंगे। डी बी का ऑर्डर करेक्ट है या सी ए का ऑर्डर करेक्ट है? चलिए तो डी बी को एक बार देखते हैं। द वोल्केनो हैड ब्रॉट कंप्लीट रूइन टू 7 विलेज इन द वैली एंड बर्ड्स फेल फ्रॉम द स्काई डाइंग बिफोर दे रीच द ग्राउंड। देखिए सबसे पहले तो हम बी करेंगे देन डी करेंगे। ऑर्डर आपका बी होना चाहिए देन डी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे सी ए का ऑर्डर है और बी डी का ऑर्डर है। बी डी ऑर्डर कहाँ यूज किया गया, देखिए यहाँ पर यूज किया गया। ये फोर्थ ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, ये फोर्थ ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। जहां पर ऑर्डर आपको सही मिले बस वही आपका करेक्ट है। तो ये डी, पहले तो आप क्या यूज करेंगे, पहले आप बी यूज करेंगे देन आप डी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट, आई एम नॉट टू ईगर टू रीड दैट बुक बीइंग दैट इट हैज नॉट गॉट गुड रिव्यूज। यहाँ क्या ग्रामेटिकल एरर है बताइए, इस क्वेश्चन में क्या ग्रामेटिकल एरर है? आई एम नॉट टू ईगर टू रीड दैट बुक, बीइंग के प्लेस पर आपको बिकॉज का यूज करना है। बहुत सही, बहुत बच्चों ने आंसर बता दिया है मुझे। तो बीइंग का नहीं होगा, बिकॉज होगा। बिकॉज इट हैज नॉट, बीइंग दैट भी हटा दीजिए, बिकॉज इट हैज नॉट गॉट गुड रिव्यूज। नेक्स्ट, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, यानी कि जिसको हम बदल नहीं सकते। इनकॉरिजिबल, इनप्लॉजिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनप्रॉबेबल। क्या आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है गाइज आपके सामने कि जिसको हम सही नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज? इनकॉरिजिबल हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन बताया है? चलिए सारे बच्चे एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट, चलिए फिर से एक बार पैरासेंबल का क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? The boy was the only son of poor widow. Sultan Ghayasuddin was a famous Pathan king who ruled over eastern India. One day while he was hunting, one of his arrows killed a little boy. Crying and wailing, the woman reported the matter to the magistrate who was known as Qazi. भाई यहाँ पर बड़ा अच्छा है कि यहाँ सबसे पहले तो हमें मिल गया कि हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस कोई और नहीं बी ही होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमने गयासुद्दीन से ही स्टार्ट करना है, ठीक है ना। द बॉय आपका भी सबऑर्डिनेट सेंटेंस है, ठीक है ना। सो यहाँ पर गयासुद्दीन के बाद हम सी ऑप्शन चूज करेंगे, जैसा कि आपको एकदम पता चल गया होगा कि बी के बाद सी ही होगा। एक ही ऑप्शन आपका मौजूद है इस तरह से, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बी सी। अब देख लेते हैं ए डी का क्या ऑर्डर हो सकता है। द बॉय वाज द ओनली सन ऑफ पुअर विडो, मतलब जो बॉय था जिसको गयासुद्दीन ने मारा था अपने एरोस से, वो
अपनी माँ का एक इकलौता लड़का था, और D says crying and wailing the woman reported the matter to the magistrate who was known as Quasi. तो यहाँ पर एक ऑर्डर ही करेक्ट है, वो है सेकंड ऑर्डर. नेक्स्ट, a small mischievous fairy. A small mischievous fairy एक ऐसी परी जो बहुत ज्यादा शरारती हो, उसे कहते हैं एल्फ. यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन एल्फ. एल्फ. नेक्स्ट गाइस, एनॉर्मस का सिनोनिम क्या होगा? कॉमन, टाइनी, ऑर्डिनरी या फिर मैसिव? एनॉर्मस मतलब होता है विशाल, तो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा मैसिव. ठीक है. नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक. एक ऐसी चीज जिसे करना बहुत इम्पॉसिबल हो या हार्ड हो, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंफर्टेबल सिचुएशन, एन इजी प्रॉब्लम, अ हाईली प्राइस्ड आइटम, अ डिफिकल्ट पर्सन. अ हार्ड नट टू क्रैक इज अ डिफिकल्ट पर्सन. गाइस यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है. नेक्स्ट, कोरोना वायरस हैज नॉट येट रीच्ड सम पार्ट्स इन वर्ल्ड. तो इसे आपको इंप्रूव करना है. फटाफट से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सारे बच्चे, फटाफट से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कोरोना वायरस हैज नॉट येट रीच्ड सम पार्ट्स इन वर्ल्ड. some world parts, some part of the world, some parts of the world, या no substitution required. क्या होना चाहिए? So guys यहाँ पर हो जाएगा some parts of the world. आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट गाइज, they were completely taken unawares by the shocking remarks of Mr. Sharma about the security of the colony. क्या होना चाहिए यहाँ पर? ग्रामेटिकल एरर. क्या ग्रामेटिकल एरर है क्वेश्चन नंबर 10 में गाइज? फटाफट से आंसर बताइए. चलिए तो अभी देखते हैं क्या होना चाहिए. देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन में एरर है. आप पूछेंगे मैम क्यों, तो मैम आपको बताएंगी कि देयर वर कंप्लीटली. गाइस अगर हम बात करें इस कंप्लीटली का, तो कंप्लीटली क्या है? एडवर्ब है मैम, एडवर्ब है, और इसका यूज हम कहाँ करेंगे? इस अनअवेयर से पहले करेंगे. यानी कि आपका सेंटेंस होना चाहिए दे वर टेकिंग कंप्लीटली अनअवेयर, they were taking completely unawares by the shocking remarks. तो यहाँ taking के बाद में unawares के पहले ही आप completely का यूज करेंगे, क्योंकि जो हमें emphasize जिस पर करना है वो unawares पर करना है, unawares पर हमें emphasize करना है, तो completely जो है वो unawares के पहले यूज किया जाएगा. आपका फोर्थ ऑप्शन में क्या था? एरर था. नेक्स्ट, our microwave oven is out of order and repairing is needed for it. क्या होना चाहिए इसमें? ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है गाइस. फटाफट से बताइए कि क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? नीड टू बी रिपेयरिंग, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, या नीड्स टू बी रिपेयर्ड, या नीडिंग दैट इट बी रिपेयर्ड. क्या होना चाहिए भाई? यहां पर आपका माइक्रोवेव क्या है मैम? माइक्रोवेव आपका सिंगुलर है, तो यहां पर अगर हमें इसके लिए प्रोनाउन का यूज करना है तो वो आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, साथ ही साथ वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी. तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, नीड्स टू बी रिपेयर्ड. The magistrate asked the prisoner what was he doing with his hand in the gentleman's pocket. तो मजिस्ट्रेट ने प्रिजनर से बोला कि वो अपने हाथों से जेंटलमैन के पॉकेट में क्या कर रहा था, मतलब अपना हाथ क्यों उसके पॉकेट में जो है डाला था. चलिए बताइए यहाँ पर आपका ग्रामेटिकल एरर क्या है गाइस? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ग्रामेटिकल एरर? गाइज अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन हमारा इंटरोगेटिव नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर इंटरोगेटिव फॉर्म फॉलो किया हुआ है. मींस आपने सब्जेक्ट के पहले वर्ब का यूज किया हुआ है, तो ये हमारा रॉन्ग है. होना क्या चाहिए? ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस हमें ऑर्डर फॉलो करना है, असर्टिव सेंटेंस फॉलो करना है. यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है. इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो आप ये फॉलो, मतलब आप ये स्ट्रक्चर यूज करते है ना, सब्जेक्ट के पहले वर्ब का यूज. लेकिन ये सेंटेंस तो असर्टिव है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट देन वर्ब का यूज करना है. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यानी कि आपका जो इनकरेक्ट पार्ट है वो है थर्ड पार्ट. और आपका होना क्या चाहिए? द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द प्रिजनर व्हाट ही वाज डूइंग विद हिज हैंड इन द जेंटलमैन्स पॉकेट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने. द कमिटी वर्कड अप द मैटर फॉर 2 hours बट कुड नॉट रीच एनी कॉन्सेंसस. बताइए भाई, वर्कड अप नहीं होगा यहाँ पर. डिस्कस के लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, टॉक्ड ओवर या टॉक ओवर. तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट, चलिए ये भी आपका जो है पैराजम्बल है. आंसर बताइए क्या होगा? द वेल वॉज हाईली यूजफुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग हट्स. बताइए आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 का. चलिए
तो बच्चे अभी तक आप लोगों ने आंसर मुझे कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए ए हमने सारे ऑप्शंस में फॉलो किए हैं तो ए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ए के बाद ई हमने केवल 2 ऑप्शन में किया है और ए के बाद डी हमने 2 ऑप्शन में किया, तो ए के बाद ई करेक्ट है या ए के बाद डी करेक्ट है। द वॉल वाज हाईली यूजफुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग हट्स एंड डी सेज दैट देयर हैड नेवर बीन एनी मनी फॉर अ वॉल अराउंड द वेल। तो भाई ये तो बिल्कुल कोहेरेंट नहीं है मुझे लग रहा है, ठीक है ना। अब ए के बाद ई को हम चेक करेंगे। ए के बाद अगर हमने ई को चेक किया, द हैड डग इट 2 years बिफोर बिकॉज द ओनली वाटर टैप इन द कॉलोनी वाज द इनफ फॉर द स्लम्स ग्रोइंग पॉपुलेशन, वाज नॉट इनफ फॉर द स्लम्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो ये जो हट के पास में जो वेल है, जो कुआं है, वो जो स्लम में लोग रहने वाले लोग थे उनके लिए काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल था, काफी मतलब ये उन लोगों की एक जरूरत थी और फिर भी उससे लोगों का नहीं मतलब लोग उससे भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे, उससे भी पानी की लोगों में कमी हो जा रही थी। तो ए के बाद ई एकदम करेक्ट है गाइस, तो हम केवल 2 ऑप्शंस में ई फॉलो किए हुए। अब ए के बाद ई के बाद बी का ऑर्डर करेक्ट है या ई के बाद डी का ऑर्डर करेक्ट है, वो हम चेक करेंगे। अगर ए के बाद गाइस हमने ई के बाद अगर हमने बी का यूज किया है, सो द वेल वाज डेंजरस बट इट हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग दैट नो वन वरीड अबाउट इट। हमने बात की पहले तो वेल क्यों जरूरत था स्लम्स एरियाज में, फिर हमने कहा कि वेल जो है वो काफी डेंजरस था। एंड ई के बाद हम डी का अगर यूज करते हैं, दे हैड नेवर बीन एनी मनी फॉर अ वेल अराउंड द वेल, एनी मनी फॉर अ वेल अराउंड द वेल। तो भाई यहां पर जो ऑर्डर करेक्ट है ना वो यही है आपका ए के बाद आप यूज करेंगे ई, देन ई के बाद यूज करेंगे आप डी, यही ऑर्डर आपका करेक्ट है और ये ऑर्डर हमने फॉलो किया 4th ऑप्शन में। नेक्स्ट, डिलेमा का क्या होगा सिनोनिम? एडवांटेज, सक्सेस, क्वांडरी या फिर सोल्यूशन। डिलेमा मतलब होता है गाइस दुविधा, है ना, दुविधा, कंफ्यूजन, तो आपका यहाँ क्वांडरी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट, द प्लांट विल डाई अनलेस यू विल वाटर इट एवरी डे। किस पार्ट में आपका ग्रामेटिकल एरर है? अनलेस यू वाटर इट एवरी डे। गाइस अगर हम बात करें अनलेस, तो अनलेस के साथ में कभी भी आप ये 3 वर्ब्स नहीं यूज कर सकते हैं, विल, शैल एंड वुड, है ना। तो यहां पर आपने ये जो विल का यूज किया हुआ है ये आप हटा दीजिए, यू विल वाटर नहीं होगा, यू वाटर होगा, ठीक है ना। क्योंकि जहां भी कहीं हम कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन में फ्यूचर नहीं शो करते हैं, हम कंडीशन में प्रेजेंट शो करते हैं या फिर पास्ट शो करते हैं। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइज फ्रॉम क्वेश्चंस ऑन जनरल अवेयरनेस रीजनिंग। क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट ऑप्शन? क्या ग्रामेटिकल एरर है गाइस इस क्वेश्चन में? देखिए गाइस यहां पर आपका होना चाहिए कंप्राइज्ड ऑफ, है ना, कंप्राइज्ड ऑफ। तो यहां पर 4th ऑप्शन में आपका एरर था, फ्रॉम नहीं होगा, कंप्राइज के साथ फ्रॉम का यूज नहीं होता है। These tutorials are so elementary that they can help neither you nor I। जो ट्यूटोरियल्स हैं ये ना ही आपको हेल्प करेंगे ना ही मुझे करेंगे। तो भाई यहाँ पर ट्यूटोरियल्स ही आपका सब्जेक्ट है और आप क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर आप ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, यानी कि यू तो आपका ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव है लेकिन यू के साथ में आपको भी ऑब्जेक्टिव होना है, यानी कि होना चाहिए था यू एंड नीदर यू नॉर मी। तो सेकेंड ऑप्शन में गाइज आपका एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे। इंडीड कॉन्डिबा द बेगर हैड सेव्ड अ लाइफ। क्या होना चाहिए, चलिए बताइए, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा गाइस? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा बताइए? चलिए गाइस तो एक बार देखते हैं इसका क्या होना चाहिए। देखिए ए तो हमने सारे ऑप्शंस में फॉलो किया है, इंडीड कॉन्डिबा द बेगर हैड सेव्ड अ लाइफ। अब ए के बाद डी ऑर्डर करेक्ट है या ए के बाद सी ऑर्डर करेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर हमने ए के बाद डी ऑर्डर यूज किया है, बट दिस ओन स्टिल हैड टू गो ऑन एंड फॉर हिम दिस मेंट बेगिंग, मतलब कॉन्डिबा जो होते हैं, कॉन्डिबा जो एक नस्ल थी वो उनका काम था बेगिंग करना। और डी सेज बट दिस, अब डी तो हमारा हो सकता है एब्सोल्युटली, बट हिज ओन स्टिल हैड टू गो ऑन एंड हिम फॉर हिम मीटिंग एंड फॉर हिम दिस मेंट बेगिंग। तो यहाँ पर ए के बाद डी हमारा ऑर्डर करेक्ट हो जाता है, तो सी हम हटा देते हैं। एक बार सी को भी चेक कर लेते हैं। बाय आफ्टरनून कॉन्डिबा वाज बैक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे विद हिज गनी सैक। बिल्कुल नहीं होगा, गनी मतलब होता है गंदा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो डी के बाद अब ई ऑर्डर करेक्ट है या डी के बाद सी ऑर्डर करेक्ट है? एक बार गाइस ई को चेक करते हैं। हिज पिक्चर एंड द स्टोरी ऑफ हिज डेयरिंग रेस्क्यू वर पब्लिश्ड इन मेनी न्यूज़पेपर्स एंड सी सेज बाय आफ्टरनून कॉन्डिबा वाज बैक ऑन द स्ट्रीट ऑफ बॉम्बे विद हिज गनी सैक। तो भाई यहाँ पर डी के बाद सी ही ऑर्डर करेक्ट है, आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्योंकि अभी उसको क्या प्रॉब्लम हो गई कि उसकी डेंजरस पिक्चर जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई, इसके बारे में हमें कोई रीजन नहीं मिलता है, तो हम डी के बाद ई को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द कॉजी वाज होल्डिंग हिज कोट
Sultan Ghayasuddin entered the courtroom. He remained seated as before. Everybody stood up in respect except Qazi. The room was packed with people all eager to hear a case against the Sultan of the country. He called for the widow and asked her to explain her case against the Sultan. क्या होना चाहिए बताइए यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर? देखिए ए तो हमने सारे ऑप्शंस में फॉलो किया है. अब ए के बाद सी होगा, डी होगा, ई होगा या मतलब डी सी ई एक हो सकता है. तो कॉजी वॉज होल्डिंग हिज कोर्ट. डी सेज एवरीबडी स्टूड अप इन रिस्पेक्ट एक्सेप्ट द कॉजी. भैया ये तो सिचुएशन नहीं है यहाँ पर, तो डी को हटा देते हैं. सी को देखते हैं हम. अगर हमने सी का यूज किया, ही रिमेन्ड सीटेड एज बिफोर, ये भी नहीं ऑर्डर करेक्ट है आपका. तो यहाँ पर अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो ए या फिर ई का. तो ए के साथ अगर हमने ई का यूज किया, द रूम वाज पैक्ड विद पीपल ऑल ईगर टू हियर अ केस अगेंस्ट द सुल्तान ऑफ द कंट्री. ठीक है, सारे लोग बैठे हुए थे और सब बहुत सुनने को ईगर थे कि सुल्तान के केस के बारे में क्या बातें हो रही हैं. बी, अब ई के बाद हम बी का यूज करेंगे या ई के बाद हम डी का यूज करेंगे? अगर हमने ई के बाद बी का यूज किया है, नेक्स्ट देखेंगे. सुल्तान गयासुद्दीन एंटर्ड द कोर्ट रूम. तो सुल्तान गयासुद्दीन आए कोर्ट में. और डी सेज एवरीबडी स्टूड अप इन रिस्पेक्ट एक्सेप्ट द कॉजी. भाई सबसे पहले तो आएंगे तब ना लोग खड़े होंगे, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है गाइस. नेक्स्ट, नो सूनर डिड द शिप टच द शोर व्हेन द सेलर जंप्ड इनटू द वाटर. भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है? इस क्वेश्चन में क्या ग्रामेटिकल एरर है गाइस, फटाफट से बताइए. नो सूनर डिड द शिप टच द शोर व्हेन द सेलर जंप्ड इनटू द वाटर. तो यहां पर आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाता है ये व्हेन. यानी कि यहां पर आपको पता है कि नो सूनर के साथ हम देन फॉलो करते हैं, व्हेन का यूज नहीं करते हैं. नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन. नेक्स्ट, चलिए कौन सा वर्ड आपका रॉन्गली स्पेल्ड है? ग्लोरियस, वर्चुअस, एंक्सियस या प्रेसियस? भाई आपको पता है ना, वर्चुअस, वर्चुअस की स्पेलिंग ये नहीं होती है. ठीक है ना, तो आपका यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट, 23rd का बताइए क्या होगा? चलिए 23rd आपका जो है वो पैराजम्बल है, फटाफट से बताइए क्या होगा? I was brought up by my sister who was much older than me. I never knew my father or mother. They died when I was very young. She married the village blacksmith Joe Gargary and I must say that he was much kinder to me than she was. क्या होना चाहिए बताइए? अब देखिए, शी मैरिड क्या है आपका? शी मैरिड द विलेज. किससे उसने शादी की? दे डाइड कौन है? I never knew my father or mother and I was brought up by my sister who was much older than me. तो आप बोल सकते हैं कि यस मैम, हम स्टार्ट करेंगे ये बी से या फिर ए से, लेकिन आपका जो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन. बी से स्टार्ट करेंगे. अब बी के बाद आप जानते हैं कि बी के बाद ए ही होगा क्योंकि दोनों कोहेरेंट है. और इसके बाद आप सी का यूज करेंगे. ओ नेक्स्ट, oh guys, one second guys, one second. I never knew my father or mother. They died when I was very young. तो आप देख रहे हैं कि B के बाद यहाँ पर C का पेयर बन रहा है, BC. And then I was brought up by my sister who was much older than me. Then आप C A का यूज करेंगे and she married the village blacksmith Joe Gargary and must say that he was much kinder to me than she was. मतलब चलिए उसका जो पति है वो अपनी मतलब दीदी से काफी ज्यादा क्या है, काइंडर है. तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन गाइस करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट, सैलो. सैलो का एंटोनिम क्या होगा? सैलो का एंटोनिम क्या होगा गाइस, फटाफट से बताइए. सैलो का एंटोनिम क्या होगा? सैलो का एंटोनिम हो जाता है गाइस आपका डीप. चलिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है आपका. नेक्स्ट, रेलेवेंट का एंटोनिम क्या होगा? रेलेवेंट. चलिए रेलेवेंट का एंटोनिम क्या होगा? रेलेवेंट का एंटोनिम हो जाएगा गाइस इनएप्लीकेबल. मतलब जो चीजें क्या हो, इनएप्लीकेबल हो या संबंधित ना हो. इनएलिजिबल अयोग्य होना, इनहैबिटेबल रहने के योग्य ना होना, इनएविटेबल विच कैन नॉट बी अवॉइडेड. तो यहाँ पर आपका गाइस फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. सो गाइस हमने आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए. नेक्स्ट भी हम 25 क्वेश्चंस के साथ बहुत ही ग्रेट एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट होंगे. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर गाइस.